सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बकरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 ऊर्जा तथा ऊर्जा के स्रोत का भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने सोलर ऊर्जा के बारे में जाना, उसके उपयोगों के बारे में जाना, किस तरीके से सौर ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, ठीक है, और सभी अन्य उत्पादों में कर सकते हैं, वो सभी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि बायोगैस है क्या, ठीक है। बायोगैस, बायो का मतलब होता है जीव, और गैस तो आप जानते ही हैं, यह एक पदार्थ की अवस्था है। बायो का मतलब होता है जीव, और यानी कि बायोगैस का मतलब सीधे समझिए पदार्थ की वह अवस्था जिसे गैसीय अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसे कौन सी अवस्था कहते हैं? गैसीय अवस्था। वह गैस जो जीवों के द्वारा उत्पन्न हो उसे बायोगैस कहते हैं। ऐसा गैस जो जीवों के द्वारा उत्पन्न हो। किस तरीके से जीवों के द्वारा उत्पन्न हम कह सकते हैं? बायोगैस किस तरीके से जीवों के द्वारा उत्पन्न हो सकता है? यह जो होता है बायोगैस, सामान्यतः बायोगैस जो होता है सामान्यतः पशुओं के गोबर से उत्पन्न किया जाता है। पशुओं के गोबर से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। किससे उत्पन्न किया जाता है? पशुओं के गोबर से उत्पन्न किया जाता है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, पशुओं के गोबर में मीथेन गैस अत्यधिक होता है। मीथेन गैस, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस, ठीक है। पशुओं के गोबर में कौन सा होता है? जितने भी रूमिनेंट पशु होते हैं, रूमिनेंट पशु ऐसे पशु जो घास खाते हैं, उनके गोबर में क्या होता है? मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। और इस मीथेन गैस को बनाने के लिए एक जीवाणु जो होता है, जीवाणु उत्तरदायी होता है। उस जीवाणु का नाम होता है मैथेनोजेन। मैथेनोजेन। इन जीवाणुओं को, वो सभी के सभी जीवाणु जो मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं, उन जीवाणुओं को कहते हैं मैथेनोजेन। यह क्या है? जीवाणु एक क्या है? जीव है। यानी कि इन जीवाणुओं के द्वारा, मैथेनोजेन जीवाणुओं के द्वारा मीथेन गैस या बायोगैस का निर्माण हो रहा है। यानी यह एक प्रकार के जीव हैं, तो जीव हैं तो ये गैस उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम बायोगैस। क्लियर हो गया? सामान्यतः पशुओं के गोबर में उपयोग, गोबर से बनाए जाते हैं। यह होता क्या है बायोगैस? आप सामान्य रूप से देखिए, बायोगैस हम कह सकते हैं, परिभाषा आप समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके, क्यों इसे बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस संयंत्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरीके से होता है। बायोगैस संयंत्र में इस तरीके से एक टैंक होता है, ठीक है। एक टैंक ऐसे होता है। यह टैंक पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर 10 से 15 फीट अंदर गड़ा होता है। कितना? 10 से 15 फीट भूमि के अंदर होता है, अंदर स्थित होता है, भूमि के भीतर या अंदर स्थित होता है, ठीक है। इस टैंक में 2 स्लज होते हैं। इस तरीके से दूसरा स्लज यहां से हो जाता है, इस तरीके से। यस, ठीक है। इसे कहते हैं डाइजेस्टर। डाइजेस्टर बड़ा सा टैंक होता है, उसे डाइजेस्टर कहते हैं, जो पूर्ण रूप से एकदम अच्छे से कवर होता है, कहीं से खुला नहीं होता, ठीक। बीच में इसमें छन्नी नुमा संरचना होती है। जिस तरीके से छन्नी होती है उस तरीके से संरचना होती है, ठीक है। ये क्या हो गया? स्लज। इसको फर्स्ट स्लज कह दिए, इसका दूसरा स्लज कह दिए,
स्लज सेकेंड। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इसमें पहले स्लज में, प्राथमिक स्लज में या फर्स्ट स्लज में जो होता है, इस स्लज में गोबर प्लस जल का मिश्रण डाला जाता है। इसमें मान लीजिए यह क्या हो गया, गोबर हो गया, गोबर प्लस जल, इन दोनों को मिश्रित करके इसमें डाला गया। ठीक, गोबर प्लस जल को इसमें डाला गया और यह गोबर प्लस जल का मिश्रण जब इस टैंक को भरा जाएगा धीरे धीरे वो किस में आ जाएगा, डाइजेस्टर में आ गया। डाइजेस्टर जो होता है यहाँ पर एकत्रित होगा और इसमें जैसे ही एकत्रित होते जाएगा, यहाँ से जो गैसें बनेंगी, कौन कौन सी गैसें मुख्यतः होती हैं, CH4 यानी मीथेन गैस। कौन कौन सी होती है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन। यह मुख्यतः 3 गैस इसमें निकलती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। CH4 CO2 प्लस H2, ये गैसें निकलती हैं, इस छन्नी के द्वारा निकलेंगी। और इसका ज्वाइंट जो होता है, यहाँ से इसका जो ज्वाइंट जो होता है वह इस तरीके से आप गैस में डायरेक्ट गैस चूल्हे में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में रेगुलेटर लगा दिया जाता है। अब देखिए इस तरीके से गोबर और जल का मिश्रण यहाँ गया, यहाँ से जो गैस बना, गैस निर्माण हुआ CH4 मीथेन तथा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यह गैसें निकल के गई इस पाइप के द्वारा। हम गैस चूल्हे में इसको ईंधन के रूप में आग जला करके भोजन बनाने के रूप में, इसमें मशीन अगर लगा करके इस तरीके से इसमें हम मशीन लगाकर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बायोगैस जो होता है वो सबसे सुरक्षित गैस होता है, यह किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, यह हमारे लिए उपयोग यानी लाभदायक भी होता है। किस तरीके से, इस तरीके से कि जिस गोबर तथा जल को हम प्रयोग किए बायोगैस बनाने के लिए, यही जब बच जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो जब यह इसका उपयोग हो जाएगा, जिसमें से पूर्ण रूप से मीथेन गैस तथा CH4 गैस पूर्ण रूप से निकल जाएगा, तब यह गोबर धीरे धीरे दूसरे स्लज में चला जाता है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। अब इस पूर्ण रूप से उपयोग किया हुआ गोबर को हम क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गोबर गैस एक बहुत ही ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से आसानी से क्या किया जा सकता है कि ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईंधन। गोबर गैस के बारे में यह हो गया, ईंधन के बारे में हम जानेंगे। ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन क्या होता है, वो सभी पदार्थ जिसे उपयोग करने पर ऊष्मा तथा वो सभी पदार्थ जिसे उपयोग या जलाने पर ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होता हो, उसे हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, अवस्था के आधार पर ईंधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव और तीसरा है आपका गैस। ठीक है, ऐसे ईंधन जो ठोस की अवस्था में होते हैं ठोस ईंधन, जो द्रव की अवस्था में होते हैं द्रव ईंधन, और गैस की अवस्था में होते हैं उन्हें गैसीय ईंधन कहते हैं। ठोस की अवस्था में जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, ये सभी ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ठोसीय ईंधन कहते हैं। द्रवीय ईंधन में आप द्रव के रूप में जितने भी ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, तेल, केरोसिन ऑयल, ये सभी के सभी द्रवीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गैसीय ईंधन में आप आज जान रहे हैं कि आज अधिकतर सभी जगह गैस सिलेंडर से भोजन बनाया जा रहा है, उसमें द्रवीय ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि द्रवीय ब्यूटेन गैस गैस सिलेंडर में पाया जाता है। LPG, CNG, ये सभी प्राकृतिक गैसों का मिश्रण करके गैसीय ईंधन बनाया जाता है। तो इस तरीके से ईंधन हुआ। ईंधन को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन। ठीक है, आज हम देख लेंगे कि ईंधन जो होते हैं उष्मीय मान के अनुसार क्या कहते हैं, उसका उष्मा वैल्यू जो होती है, हीट वैल्यू, उष्मा वैल्यू के अनुसार जो होता है वह 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक ईंधन, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है प्राकृतिक। प्राथमिक ईंधन,
ठीक है। दूसरा होता है द्वितीयक ईंधन, और तीसरा होता है प्राकृतिक ईंधन। ठीक है, यह 3 प्रकार के ईंधन होते हैं ऊष्मीय मान के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ठोस ईंधन जैसे हो सकता है, प्राथमिक ईंधन में कौन कौन से ईंधन हो सकते हैं, जो सीधे प्रयोग में लाया जाता हो और ऊष्मा प्राप्त किया जाता हो। ऐसा ईंधन जिसे सीधे प्रयोग में लाया जाता हो और उनसे ऊष्मा प्राप्त किया जाता हो, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सभी क्या है, प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक ईंधन कहते हैं इन ईंधनों को प्राथमिक ईंधनों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे ईंधन जिन्हें प्राथमिक ईंधनों से प्राप्त किया जाता है उन्हें द्वितीयक ईंधन कहते हैं, जैसे कोल गैस हो गया, जल गैस हो गया एवं प्रोड्यूसर गैस इत्यादि। ठीक है, प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इस पदार्थों को कच्चे रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी एवं कोयला, ये सब प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, कुछ हम ईंधनों का क्या कहते हैं कि ऊष्मीय मान जान लेते हैं। जैसे तरल ईंधन में अगर हम केरोसिन के ऊष्मीय ईंधन की बात करें तो केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, उसका कितना होता है 45,000 किलो जूल की ग्रा, 45,000 किलो जूल की ग्रा। यह क्या है, इसका किसका है, केरोसिन का ऊष्मीय मान है। ठीक है, और कोयले का होता है 34,000 किलो जूल की ग्रा। इस तरीके से अन्य का आपको आपके किताब में दिया गया है, आप सभी उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी हम ऊर्जा के संरक्षण तथा उपयोग के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।